Unacademy. Let's crack it. जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी में रिपीटर्स ने किन गलतियों से बचना है। अब तक इस प्लेलिस्ट में हम लोगों ने देख लिया जनरल एडवाइजरी, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम स्पेसिफिक क्या गलतियों से बचना है। अब मैं स्वागत करता हूं सुदर्शन सर का कि जहां पर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अंदर क्या ट्रेंड है और किन गलतियों से बचना है उसकी सर हमारे साथ बात करेंगे। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सभी लर्नर से यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसलिए नहीं कि व्यूज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप एटलीस्ट जो कुछ गलतियां करने वाले थे जो पेपर के बाद पता लगेंगे वो आज आपको पहले ही पता लग जाए। डेफिनेटली सर। सर, सबसे पहले तो सब विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर सर ने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया और वो भी ऐसा कि पिछले 3-4 साल में जो ट्रेंड बदला है उस हिसाब से हर एक चैप्टर में क्या नया आ रहा है और नहीं आ रहा है उसको आप गहराई से समझना है। तो पूर्व शर्त प्री रिक्विजिट ये है कि आपके साथ भी, आपके पास भी टॉपिक वाइज पेपर होने चाहिए। कोई पैसा खर्च नहीं करना, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करनी है, टॉपिक वाइज पेपर सेट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो पॉज करके पहले वो डाउनलोड कर लो, फिर वापस आओ और आगे की कहानी आप फिर देखें। जी सर, प्रश्नों में मतलब क्या। सर एक चीज सबसे मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लगती है कि आज मैं यदि एक टाइप करूं ज्योग्राफी यूपीएससी ऐसा डाल दूंगा तो बहुत सारे अनेक वीडियो मिल जाएंगे कि आप कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, अब आगे मैंने तो देख लिया, पढ़ लो। पर ये एनसीईआरटी कक्षा 11, अब सोचो कि यूपी, और एक बात सही भी है कि यूपीएससी क्लास 11 की एनसीईआरटी को बहुत प्रेम करता है, पर उसे पता है कि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एनसीईआरटी भी है, तो वो इस बुक से ज्यादा समझ रहा है। मेरा मतलब यह है कि सिर्फ सुन के उस चीज को किताब खरीद के मत रखो, आप देखो पेपर कैसे निकल के आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11 का जब आप फॉरेस्ट वाला चैप्टर ओपन करते हो तो फॉरेस्ट जब पढ़ोगे तो उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह की तरफ आप जाओगे, सब कुछ ठीक है। इसमें 3 बातें निकल के आती हैं कि जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा है, डेसिडियस फॉरेस्ट कौन सा है, पूरा चैप्टर वाइज आप देखते हो। तो यहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट की जैसे बात करी है तो 3-4 यहाँ पे इन्होंने वेराइटीज भी दी है। अक्सर सर हम कॉमा वाली चीजों को पढ़ के और आगे बढ़ जाते हैं, पर यहीं से क्वेश्चन उन्होंने उठा लिया कई बार। तो अब इसमें एक दो चीजें मैच हो रही हैं, एक दो नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें एक निर्णय ये लेना है अपनी पढ़ाई में कि एनसीईआरटी पे डिपेंड तो रहना है, बट थोड़े से अपने पढ़ाई के दायरे बढ़ाना है। चेक कर लो थोड़ी देर की एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट अपने डेली वाले कौन से, एक बार इंटरनेट पे देख लो। तो यहीं पर टीचर का रोल बढ़ जाता है सर मेरे हिसाब से, कि किताबों के बियॉन्ड भी थोड़ा सा रिसर्च करके आपको समझा रहा होता है। लेकिन बोलने वालों ने तो कह दिया कि ये एनसीईआरटी पढ़ लो, अब आगे पढ़ेंगे कैसे। तो मेरे हिसाब से ध्यान रहे कि जब एनसीईआरटी आप पढ़ें, स्पेशली क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, उसमें पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ें फिर इंडियन पढ़ें, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आपकी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। तो पहली चीज ये ध्यान रखना है। सर, इसमें भी मैं एक बात जोड़ूं। हाँ मित्रों, आप गौर करें क्या लिखा, डेसिडियस फॉरेस्ट, महुआ, आंवला, शीशम, कुसुम सारे हैं। अब आप देखिए, प्रश्न में पूछा तो महुआ और टीक मिल गया, जैकफ्रूट है कि नहीं, हाँ इधर नहीं दिया है। नहीं। तो बात ऐसी है कि ऑफ कोर्स एनसीईआरटी यू शुड रीड, पर सुदर्शन सर अपने सारे मटेरियल को अब अपडेट कर रहे हैं और यही नहीं, इसके अलावा मेरे ख्याल से मिनरल में भी जो पूछ हाँ रहे हैं तो अलग से उन्होंने स्पेशल मटेरियल प्रिपेयर किया। तो अब ये कहना कि नहीं ये एनसीईआरटी देख लिया, अभी हमको कुछ और मटेरियल देखने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट बेनिफिशियल। तो सर के ये जो ऐसे नए उनके अपडेटेड वर्जन वाले उनके कोर्सेस आ रहे हैं और फ्री में भी सर की शून्य से शिखर तक वाली सीरीज है, उन सबको आप खास देखें। क्योंकि ये देखो, ये दो तो मिल गए पर तीसरा है नहीं, और इसमें एलिमिनेशन मेथड चलेगा नहीं क्योंकि ये पेयर वाला सर सवाल है। मतलब सीधी बात है कि जीवन में भाई साहब शॉर्टकट का कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ सोचो कि मेरा कहीं से निकल जाए, कोई जिस्ट मिल जाए, किसी का एक फ्लैश कार्ड दे दिया, गाइज मैं टॉपर हूं तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाले पॉइंट किए थे और ये नोट्स मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके तुम यहां से निकाल लो। भैया वो अच्छी बात हमने किया है, लेकिन उन्हें आप इमेजिन करो वो शॉर्ट नोट्स कब बनाए, पूरे रीड करके बनाए, आप बस उसी को देख रहे हो। कुछ चीजें सर मुझे जब ये याद रहेंगी तो मैं नोट्स में इसको लिखूंगा नहीं, हाँ सीधी बात है। मैंने स्किप कर दिया उसको, अब वो स्किप क्या किया उसे आपको पता कैसे लगेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ शॉर्टकट के पीछे मत भागो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे पढ़ो, आप सही जगह से पढ़ो, सही दिशा में पढ़ो, आपको आपका सच पता होना चाहिए। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। अब एक सर। जैसे ये भी था सर, ये अब अच्छा। इसमें नॉर्मली हम अब जैसे ये सीधी सी कहानी कि ये टॉपिक जो दिया गया एग्जाम में एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट से दिया गया था जो नॉर्मली हम रैंडम ऐसे रीड कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट वाला हम समझते ही नहीं, कह रहे ये तो अभी तो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। कई बार चीजें रहती है ना कि इंट्रोडक्शन के नाम पे कि अभी तो मेन चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद अब ध्यान लगाना शुरू करूंगा। इनने स्टार्टिंग में ही दे दिया सर कि वाटर वेपर और ओजोन जो है वो क्या इंफ्रारेड रेडिएशन, वो एकदम स्टार्टिंग के पार्ट है ये। और अक्सर हम इसी में
पर वो वहां से निकाला है कॉन्सेप्चुअल पार्ट। और ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन ये नहीं कहते कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से ध्यान लगा के पढ़ना। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी की 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की लाइन बाय लाइन जब आप ध्यान दोगे तो एक लाइन के अंदर सर 4-4 लाइन छुपी हुई है। तो यहाँ पर टीचर का रोल बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रहे कि आप, कई बार मुझे मालूम है हो सकता है आप सक्षम है सारी चीजें, लेकिन एक बार शिक्षक से जरूर पढ़ लें, क्योंकि कई बार पिछले 10-15 साल के पेपर को जोड़ के और कॉन्सेप्ट्स को बना के समझा रहा होता है टीचर। तो थोड़ा ध्यान से इसे पढ़ें। बिल्कुल सर, इधर भी ये 10 टाइम्स 2/3 बहुत सारी फैक्चुअल चीजें जो शायद यहाँ पर ना दी हो, वो बिल्कुल। तो सब। और एक स्टेटमेंट को देख के मैं कहने लगूंगा कि 11वीं के एनसीईआरटी से सारा पेपर आता है, हाँ वो तो मतलब वही चीज। पर दिक्कत क्या है, इसको समझाएगा कौन? तो ये बात ध्यान रखना, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है रीड करने के बाद भी, तो समय आ गया है कि आप सीधा एनसीईआरटी का डिस्कशन देखें जिसने कवर कराया है ये सारी चीजें। और वो भी कोई सीनियर टीचर है, ऐसा हाँ। नहीं कि खुद ही व्लॉगर बन गए। फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी एक दिक्कत है कि जो वो देखो मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो आज मैं ये वाली एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, आज मैंने रीड किया, इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं अभी। प्रॉब्लम क्या है कि हाईलाइट कर दिया, पर अंदर क्या है कौन समझाएगा? वो एक समस्या बनी हुई है। जी जी मित्रों, इसके बाद अब क्या होगा कि एक एक साल के अंदर क्या पूछा नहीं पूछा, ऐसी पूरी एक मैट्रिक्स बनाई है, उस पे हम लोग जाते हैं। और ज्योग्राफी के और एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक्स को सर ने न हाँ। सिर्फ ईयर वाइज बट ऑल्सो चैप्टर वाइज सर एक्चुअली वो में डिकोडिंग का बहुत ज्यादा एक तनाव रहता है बच्चों को कि टॉपिक कौन से हैं जो आ रहे हैं, कौन से रिपीट नहीं हो पा रहे हैं, आ भी रहे हैं तो कैसी थीम चेंज हो रही है, इसलिए सब हमने किया है। लेकिन उसके पहले सर मैं बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि देखिए, बिगिनर्स के लिए तो आरंभ या फाउंडेशन बैच हमारे चल ही रहे हैं। जो रिपीटर्स है, मतलब जिनका किसी कारण से क्लियर नहीं हुआ और उनको अब वापस अटेम्प्ट देना है 2024 का, तो उसमें पूरा कोई 800,000 घंटे की वापस पूरी वीडियो लेंथ उनके लिए उपयोगी नहीं होगी। तो कम वीडियोस या आवर्स के अंदर ज्यादा पढ़ाई, और उसमें भी आपको नए ट्रेंड के हिसाब से मटेरियल, टेस्ट सीरीज ये सब दिया जाए, ऐसा अपना ये रिपीटर्स बैच आ रहा है। टीचर्स की तरफ से पावर पॉइंट हैंडआउट के अंदर सारे अपडेट्स, अनअकैडमी तरीके की तरफ से स्टडी मटेरियल के रूप में पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स, एंशिएंट मिडाइवल का वैल्यू एडिशन पैक, इंडिया ईयरबुक, स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चीज़ें, प्लेसेस इन न्यूज़, मैप्स की पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीमीडिया वाली मटेरियल, स्पोर्ट्स और जनरल नॉलेज भी। तो ये सब बन रहा है। और साथ ही साथ क्विज, तो वहां पर आपको फ्रेश क्वेश्चंस एज पर न्यू ट्रेंड, एलाइड एग्जाम के भी पीवाईक्यू जो हमारे लिए काम किए, चाहे सीडीएस, ईपीएफ, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हो, ये सब आपको मिलेगा। और ये रिपीटर्स बैच जिसके अंदर टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस, हाई क्वालिटी पावर पॉइंट नोट्स फॉर रिवीजन, टेस्ट सीरीज है, सीसेट भी नए ट्रेंड के हिसाब से। अलग से एड ऑन के रूप में आप आइकॉनिक पैकेज में मेंटरशिप, ऑप्शनल सब्जेक्ट एज कॉम्बो, ये भी आप ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे अप टू 50% ऑफ यूजिंग द लिंक एंड कूपन कोड गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सर इस पे आप कुछ बताना चाहें? सर मैं एक ही बात कहूंगा कि जब हमें पता लग जाता है ना कि टाइम भी नहीं है मेरे पास और कम समय है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम इन सेल्फ स्टडी, कई बार हमें लगता है कि हम सेल्फ स्टडी में कर लेंगे, लेकिन चीज़ें दिख रही हैं हमें। और आज का ये जो मैं एनालिसिस बताने वाला हूँ आपको, उसमें आपको चीज़ें समझ आएगी। आपको यदि लगता है तो आपको नो डाउट, यदि चीज़ें हैं अवेलेबल, तो आपको एक तरह से गाइडेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है दोबारा नहीं आता। आप सोचो मैं 1 साल बाद अब ज्वाइन करूंगा फिर पढ़ लूंगा, सर 1 साल बाद आपके दिमाग में दबाव भी कितना आ जाएगा, फिर लगेगा कि घर वाले दिक्कत हो रही है, अब शादी भी करना है, और ये तनाव शुरू हो जाते हैं। तो यदि समय है तो आप समय से गाइडेंस लें और आगे बढ़े। लेकिन ध्यान रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, ये परीक्षा इस तरह की है कि कई बार शिक्षकों को भी समझ नहीं आता है कि कहाँ से पेपर आ गया, इसलिए बहुत सोच समझ के जो है गाइडेंस कहाँ से लेना है, इसका भी निर्णय आपको लेना होगा सर। ठीक है। अब सर ज्योग्राफी में 3 सेक्शन में मानता हूँ जनरली, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैपिंग का पार्ट स्पेशली है, और दूसरी बात जो है इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट, और एक फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है। इसके बाद में इन्वायरमेंट भी इसी में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे बड़ा एक दुख आता है, लोग कहते हैं कि मैप से कुछ आता नहीं है, ठीक है, और मैप पुराने उसमें आ जाता है। अब मान लो कोई क्वेश्चन भी मिल गया तो उसमें दावा क्या करने लगते हैं कि ये करंट अफेयर से आया है। ये कहां से आया? करंट अफेयर से आया। मैं मानता हूं कि करंट अफेयर से आ गया, लेकिन आप इमेजिन करो, आज एक प्लेस आया, कल फिर एक प्लेस आया, महीने में 30 दिन में मान लो 20 दिन कोई प्लेस आए, तो मैं 20 दिन उठा उठा के पढ़ूंगा एटलस, और फिर पुराना कैसे याद रहेगा मेरे को? तो एक बार क्यों ना मैं 15 से 20 घंटे, साल भर में मैं कितने घंटे मांग रहा हूं आपसे? 20 घंटे मांग रहा हूं। 20 से 25 घंटे एक बार इन्वेस्ट करके पूरे वर्ल्ड को, मैप को मैं ढंग से समझ लूं, और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि इतने प्लेसेस वैसे ही याद हो जाएंगे जो हर दिन न्यूज में आएंगे, ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि हर दिन जो न्यूज में आ रहा है उस पर 10-15 मिनट रोज, मतलब इतनी भी हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती कि हर दिन के प्लेसेस को हम हर दिन पढ़ लें। तो देखो यहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप वो आपको बार बार बता रहा है कि देखो भाई,
1-2 साल गैप हो जाएगा, लेकिन मेरे आने की संभावनाएं ज्यादा है। अब मैं आपसे कहूं कि 1 साल आ गया, दूसरी साल भी आ गया और तीसरी साल भी आ गया और बस 1 साल नहीं आया मान लो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका मन भी खुद नहीं मानेगा, नहीं यार पढ़ ही लूं एक बार कम से कम। अब हालांकि दिख रहा है हमें कि पार्ट ऑफ कोंगो बेसिन में इन्होंने पूछा था, लोकेशन इन न्यूज है, कोंगो नदी पूछ ली और बोल दिया कि जो है इनमें से कौन से देश हैं जहां से ये नदी का बेसिन आता है या ट्रिब्यूटरी आती है कि नहीं। युगांडा भी ऑप्शन था, कैमरून भी था। अब जिसने मैप पे ठीक से पढ़ा होगा उसे पता लगेगा कि यार युगांडा में तो माउंटेन्स बने हैं, नदियां ऊपर उल्टा तो चढ़ेगी नहीं, कैमरून से नीचे आ जाएगी। पर ये सब एनालिसिस से ही होगा। आप सोचो कि न्यूज़पेपर में प्लेस आ जाए कोंगो, कोंगो रिवर पढ़ लूं मैं और मेरा काम हो जाए, नहीं होगा ये। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, 2 लोग हैं, एक व्यक्ति कह रहा है करंट अफेयर्स में जो प्लेसेस इन न्यूज है वो पढ़ लो, ठीक है पढ़ो, पर आप ये सोचो कि वो आपको याद कैसे रहेगा। अगला स्टेप है, याद तभी रहेगा जब आपने वर्ल्ड मैप को ठीक से पढ़ा हो। तो नोग्रोनो करबाख रीजन भी पूछा है इन्होंने, डोनबास वगैरह ये। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस बार जो इजराइल और हमास और ये जो गाजा स्ट्रिप की जो लड़ाई चल रही है, इसके नाम पे खूब प्लेसेस इन न्यूज चलेंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं उनको आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन आप पहले उस पूरे रीजन को अच्छे से समझ लें, सारी कंट्रीज पढ़ें उसके आसपास। ऐसा नहीं है कि वो 10 मिनट बस न्यूज मैप में देख के काम खत्म कर लूंगा। तो जो भी मैप सीरीज है उसको देख लेना अच्छे से। सर इसमें भी हम देखें कि देखिए ये कुल मिलाकर 5 सवाल तो मैप के आ गए। हाँ आपको रियल एग्जाम में शायद आपको 1-2 चीज ना भी याद आए, पर जो हम आगे शुरुआत में बात कर रहे थे कि सपोज जनरल कैटेगरी को 88 आउट ऑफ 200 मार्क्स की 2022 की कट ऑफ थी, तो आप सोचो 5 क्वेश्चन, मतलब कि ये 10 मार्क का तो इधर ही अपना जुगाड़ हो गया, तो काफी सारा ये तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ज्योग्राफी को ऐसे कैजुअली मत लो कि क्लास 11 कर लिया, नहीं भी, उससे और भी आगे हैं ये। बहुत सारी चीजें सर, जैसे फैक्यूबाइन लेक था, अक्सर यूपीएससी को मैंने देखा है लेक ऐसे पूछता है जो तकलीफ में हो, जो सूख रहा हो, समस्या वाली चीजें ज्यादा पूछता है। इसका तो डायरेक्ट ही इन्होंने पूछ लिया था। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, प्लेसेस इन न्यूज आते हैं, लेकिन जो न्यूज में चल रहा है उस पर फोकस हमें ठीक से करना है। बट इन जनरल वर्ल्ड मैप को ढंग से पढ़ लेना है ताकि इंटरेस्ट हो। इमेजिन करो आपके शहर की कोई न्यूज़पेपर में आ गई, तो आप सब पूरी न्यूज छोड़ के आपके शहर की न्यूज पहले पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट आ जाता है हमें, क्यों? क्योंकि ये तो मेरे शहर की है। तो पूरे वर्ल्ड को अपना बनाना पड़ेगा एक बार पढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। और इसमें भी मित्रों 2 सीरीज चल रही है। सुदर्शन सर ने अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के पूरे उनके क्लासेस हुए हैं। यूट्यूब पे भी करंट अफेयर्स के अंदर वीकली बेसिस पे सर हाँ। एक सीरीज चला रहे हैं कि कौन कौन सी प्लेसेस इन न्यूज और बाकी भी एनवायरमेंट ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स, तो बिल्कुल। आप उसको जरूर फॉलो करें, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में। जी सर आगे फिजिकल। फिर मैं जैसे सेकंड पार्ट कह रहा था फिजिकल ज्योग्राफी, हाँ मानता हूँ इसकी सच्चाई क्लास 11 की एनसीईआरटी की तरफ है कि 11 की एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन आप भरोसा रखिए ये एनसीईआरटी बिना समझे आपसे होगी नहीं। आप रीड कर लेना कि हाँ मैं तो इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, रीड कर लेना, आप ट्रांसलेट भी कर लेना। हिंदी मीडियम, आप अच्छी जगह से हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़े, आप ट्रांसलेट कर पाओगे, बस अंदर क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। कारण उसका है 6 से 10 तक का बेसिक भी नहीं होता है, और वो जो सोशल स्टडीज हमारे स्कूल में रहता है उसमें सिर्फ हम प्रश्न आपको उत्तर याद करके और काम खत्म कर लेते हैं। बट असली बुक है ये, मानता हूं मैं, लेकिन फिर भी अभी जैसे क्वेश्चन हमने दिखाए कि सिर्फ वो बुक रीड करने से भी नहीं होगा, और क्वेश्चन ऐसी जगह आके फंस जाएगा जैसे वो अब आ गया जैक फ्रूट आ गया, था ही नहीं, अब वो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके साथ वैल्यू एडिशन लगेगा, समय का भी अपनी मेहनत का भी, कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक बुक खरीद ली और मेरा काम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। अब जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अब ये पिछले 4 साल का एनालिसिस है मान लीजिए, तो 3 सेक्शन आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, या तो वो चट्टानों से संबंधित बात करेगा, मतलब इनडायरेक्टली लिथोस्फीयर की बात करेगा, या फिर वो आपसे ओशियंस के बारे में बात करेगा, या एयर के बारे में बात करेगा, एटमॉस्फेयर। तो अब इसमें जो साइक्लोन वगैरह ये 3-4 टॉपिक है जो हमेशा आते हैं लिथोस्फीयर में। तो आप पिछले इसमें भी आप देखो तो इन्होंने ओशियन का एक बार सवाल पूछा है, ठीक है। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ओशनोलॉजी का परसेंटेज ऑफ वाटर, मतलब कितना क्या वाटर है उससे रिलेटेड पूछा है इन्होंने। साथ में विंड से लेके भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मतलब आप ये देखना कि अभी भी एक क्वेश्चन बड़े मतलब आश्चर्यजनक है, ये टॉपिक क्लास 6 का अभी भी आ रहा है बार बार। रोटेशन रिवॉल्यूशन, कौन सा दिन बड़ा छोटा, पोल पर दिन बड़ा छोटा, ये हमेशा आते ही हैं। मतलब ये तो बहुत पहले से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो कई बार हम इसको बेसिक, ये क्लास 11 में है ही नहीं सर, ये टॉपिक ही नहीं है, रोटेशन रिवॉल्यूशन ही ढंग से नहीं है। तो ये है क्लास 6 में। तो कहाँ से कौन कौन से टॉपिक और भी एक्स्ट्रा वो अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। और सर ने इसके पहले वाले वीडियो में आपने नहीं देखा तो देख लेना, उसमें बताया भी था कि एक्सेल शीट बना लो, एक एक थोड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करो, इस तरह का करना है आपको। इसके बाद में जैसे भूकंप, लगता है हमें टॉपिक ये काम का नहीं, लेकिन आते ही है क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, आगे जाकर ये सॉइल तक कनेक्ट भी कर जाते हैं। सॉइल में क्या करते हैं, 3 स्टेटमेंट में एक इंडिया की बात कर लेंगे तो 2 जनरल वाली बात कर लेंगे। तो ऐसी आप हवाबाजी कर ही नहीं सकते एक टॉपिक में कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लूंगा और काम हो जाएगा, सर नॉलेज लगेगा इसमें।
तो इस बात को आपको भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। इसमें भी सर ये जो ओशनोग्राफी के और ऐसे प्रश्न आते हैं कि इसका टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा, हाँ हाँ ये ऐसी चीजें हैं कि वो अच्छे टीचर से कंसेप्ट समझाओ तो की बात है, वरना लाइन के हिसाब से तो ये सवाल ऐसा नहीं कि होते हैं। किताब में वर्ड बाय वर्ड दिया कि ये। सर एक मैं चाहूंगा 2 मिनट में एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपकी एक बात का। जी सर। जैसे हमारा ये अर्थ है, अब ये अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, बीच में अपना ओशियन हो गया। अब लर्नर्स को पता और यूपीएससी को पता है, दुनिया क्या बोल रही कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो है वो कहाँ है, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में होते हैं। हाँ। बचपन से जैसे जन्म हुआ कॉन्टिनेंट के वेस्ट में रट लिया। यूपीएससी ने पता क्या किया, ओशियन का पूछ लिया कि ओशियन के किस मार्जिन पे है। अब ओशियन के टेक्निकली वो ईस्ट में हो गया, तो हमने वेस्ट देखा नहीं, हमने गलत लगाया है। तो यहाँ टीचर और मैं बार बार मतलब बता रहा हूँ बच्चों को कि देखो भाई, हर बार अब इधर से आ रहा है, इधर से ना आ जाए, कुछ भी हो सकता है। एक बार कभी समुद्र में भी खड़े होकर इमेजिन कर लो ज्योग्राफी को। तो ये चीजें एनालिसिस कहाँ पे क्या जरूरी, यहाँ आपको शिक्षक का रोल समझ में आएगा। कई बार ये नॉर्मल हम एक पीडीएफ को पढ़ के और ऐसे करके, सर मैं कुछ बता रहा हूँ मतलब ज्योग्राफी तो नहीं हो सकता। एक बार पर्यावरण हो जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल पार्ट, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी कर ही नहीं सकते आप ऐसे। सो इसको ठीक से करना पड़ेगा। यही ये सिमिलरली ये जितना एटमॉस्फेयर और सॉइल के बारे में और भी पूछते हैं, जीसी लियोंग वगैरह पढ़ सकते हैं, पर वो क्या ए लीड्स टू बी वाला नहीं, वो सी लीड्स टू डी पूछता है, जो बस 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 concept बस वही आपके वही 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 बेहतर होनी चाहिए। वही दिक्कत है सर। बिल्कुल। इसके बाद में सर हम बढ़ते हैं, अब जैसे क्लाइमेटिक टाइप सवाना। अब सवाना आधे टाइम हमें पता ही नहीं होता सवाना स्टेपीज वेल्ड्स में क्या अंतर है। ट्रीज का वेरिएशन पूछ सकते हैं, किस ग्रासलैंड में ट्री मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा, तो वो लॉजिकली है, ऐसा नहीं कि मनमर्जी हो रही पेड़ का तो जो है लग जाऊंगा। एक क्वेश्चन 2 बार पूछा है इन्होंने कि जो है सवाना ग्रासलैंड में ट्रीज लग क्यों नहीं पाते हैं, तो वहां पे फायर रेजिस्ट करता है और वाटर की कमी जो है रेजिस्ट करती है। टेक्निकल डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए, और ये किताबों में लिखा रहता है बट कनेक्शन नहीं बन पाते, इसके लिए यहाँ पर टीचर लगता है। अब हिस्ट्री भी, जैसे हिस्ट्री का उदाहरण लें, अपने प्रतीक सर हैं, आपको जब तक कनेक्शन नहीं बताएंगे तब तक आप सोचो कि मेरा जो है एक किताब से पढ़ लूंगा, मैं ये वाली बुक ले लूंगा और इससे पढ़ लूंगा। सर मुझे लगता है, मुझसे कोई पूछेगा टीचर क्या रोल है, मैं कहूंगा कनेक्टिविटी। वो आपको कनेक्शन बना के देता है टॉपिक में, नहीं तो ऐसे तो बहुत बड़ी समस्या है सर। इंडियन ज्योग्राफी की कहानी है सर, मैं कहूंगा इसमें भी मैप पार्ट जिसका स्ट्रांग है वो कम से कम 60 to 70% इंडियन ज्योग्राफी को क्लियर कर सकता है। बट इसी को हम सबसे लाइट में ले लेते हैं। मैप में भी क्या करते हैं कि लिस्ट पढ़ ली, माउंटेन की लिस्ट पढ़ ली, आप उसको मैप से पढ़िए। तो देखो आप पिछले 4 सालों में माउंटेन और रिवर के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। इधर भी इन्होंने माउंटेन के बारे में पूछ लिया, डायरेक्ट सवाल थे। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैंने बिली रंगन नहीं पढ़ा, अरे तो आपने अमरकंटक तो पढ़ा ही होगा, 2-3 पढ़ के एलिमिनेशन हो रहा था उसमें। तो कहने का मतलब, मैं यहाँ कोई गलती भी बताने नहीं बैठा हूँ कि रिपीटर्स की कोई गलती है कि देखो तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें सपना सर की भाषा में कि तुम्हें सपना आ जाना चाहिए था। बट मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि कई बार आप जब सिलेक्टिवली न पढ़ते हुए कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ोगे, तब चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे हिट करने के आंसर्स को। तो टाइम रहता है हमारे पास, 1-1.5 साल होता है तैयारी के लिए। कई बार हम 4 महीने में एंड करने का सोचते हैं, वो थोड़ा गड़बड़। लेख अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको एक गाइडेंस और देना चाहूंगा, लेख नहीं समझ आए तो कम से कम 75 जो रामसार साइट्स हैं हमारी सरकार की ओर से डिसाइड की गई हैं, वो तो पढ़ लेना, उसमें आधे से ज्यादा लेख इसी में से मिल जाएंगे आपको। माउंटेन्स ठीक से पढ़ने पड़ेंगे, स्टेट वाइज पढ़ने पड़ेंगे, नॉर्थ साउथ में पढ़ने पड़ेंगे। इसकी भी खूब फ्री क्लासेस हैं, आप अनअकैडमी पे एक बार आइए। हर बार जरूरी नहीं होता है कि आज के टाइम पे एक ट्रेंड बन गया है, असल बच्चों को लगता है कि शिक्षक खड़े हो तो बेचने के लिए खड़े हुए हैं। मैं आपको कह रहा हूँ एक बार आप पढ़ के देखिए तो शायद विचारधारा चेंज हो जाए मेरे हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद में ग्लेशियर्स इन इंडिया और ये जो कहानी है जेट स्ट्रीम वगैरह, ये सब तभी समझ आ पाएंगी, ये कक्षा 11th में है। लेकिन आप इतना नहीं भी हो रहा है आपसे, तो आप डायरेक्ट क्लास देखो, स्पेशल क्लास, तो भी आपका काम हो सकता है इसमें। इसमें भी ये सर जो साइक्लोन फॉर्मेशन और जेट स्ट्रीम, ऐसा नहीं लाइन बाय लाइन वो पूछते हैं, नहीं उसकी नहीं, understanding अंदर का पूछ लेता है सर कि अब 11 की क्लास में आई के बारे में बताया गया है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया है कि आई के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है बाकी के उसमें, और प्रेशर की कंडीशन कहीं नहीं ऐसी ज्यादा लिखी रहती है। इवन यहाँ पर भी सर, अब रन ऑफ कच्छ तो सब लोग क्या सोचते हैं, और मैं भी, कि अच्छा ये तो डेजर्ट है, पर उसने पूछा मार्शलैंड, मार्शलैंड, तो ये तो जब वेटलैंड पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मार्श, व्हाट इज बॉग, व्हाट इज फैन, व्हाट इज कार्स, ठीक है। उसके अंदर स्वैम्पी क्या होता है, मार्शी कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तब जाके हमें समझ आती हैं। खैर सर, अब अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। अब जैसे पोर्ट के बारे में पूछा था, कुछ क्वेश्चन ये जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तब आपका हिट रेशो बढ़ेगा। आप सोचो कि मैं कम पढ़ लूं तो मुश्किल है, ये क्वेश्चन इस तरह के आपको फिर स्किप ही करने पड़ेंगे। भली 2 पोर्ट पहचान क्यों इसमें, लेकिन कुछ चीजें नहीं समझ आती। फिर अब एक ट्रेंड और जो नया देखने को मिला, उधर नहीं मिलेगा, पिछले 1-2 साल से ये खनिजों को बहुत पूछा है इन्होंने। खनिजों को सर इतने
अंदर तक चले गए हैं, काइनाइट वाइनाइट तक पूछ रहे हैं, मतलब हाँ सर हाँ ये लोहा कोयला बाहर जा चुका है अब इनकी लिस्ट से। correct. अब इन्हें कोयला, मतलब ये कह रहे हैं कोयले जलाने से प्रदूषण हो रहा है, तो इन्हें लगता है पेपर में भी देने से प्रदूषण हो रहा है। तो बहुत मतलब अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजिक मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, इंडिया में कहाँ क्या स्थिति है, लिथियम है कि नहीं है, कहाँ से ले रहे हो, क्या प्रोडक्शन है, कितना इंपोर्ट है, सारी चीजें। तो एक वो जो मिनरल हैंडबुक मैंने एग्जाम के पहले दी थी, काफी हेल्पफुल थी वो लर्नर्स के लिए, तो इस बार भी मैं और प्रयास भी करूँ। फ्री में थी। वो भी फ्री में थी, मैं कह रहा हूँ वो भी फ्री में थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे, एक बार मानसिकता को ठीक रखेंगे कि यहाँ सच में मतलब मेहनत करके ही चीजें आपके तक पहुंच रही हैं, तो मेरे हिसाब से इसका बेनिफिट आप लोगों को लेना चाहिए। कुछ बार तो सर अतरंगी भी चीज होती है, अब जैसे गांधी सागर इंदिरा सागर वाले में हाँ टीचर्स को भी एक आध हाँ क्वेश्चन ऊपर नीचे था जिसमें इधर तेलंगाना की तरफ भी दिख रही थी चीजें और इधर भी दिख रही थी, पर ठीक है, आफ्टर ऑल आप ही का सर कहना होता है कि 200 में से 200 नंबर लाने भी नहीं अपने को, तो इतना तो अपन। पर मित्रों आप देखो इधर कि वर्ल्ड मैप के कुछ 5 सवाल थे, ये इंडियन ज्योग्राफी यहाँ तक हम पहुंचे, करीब 10 हाँ सवाल हैं वगैरह, आप करके जोड़ना शुरू करो। ऑफकोर्स रियल लाइफ में सारा सॉल्व नहीं होता, पर बहुत सारी चीज लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं विच यू कैन कवर। तो सिस्टमेटिकली आप जाइए तो इट विल हेल्प यू। बिल्कुल सर। जी सर। और उसके बाद ये तो ज्योग्राफी की कुछ बातें थी, अब सर हमें बात करेंगे इन्वायरमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर किन चीजों का ख्याल रखना है। अब इन्वायरमेंट में टोटल मैं आपको मतलब जैसे कोई बच्चा पढ़ना भी शुरू कर रहा है तो मेरे हिसाब से 4 से 5 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन हमेशा याद रखें आप कि जो भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, मैंग्रोव्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए कम्युनिटी रिजर्व आजकल आने लगे हैं, कंजर्वेशन रिजर्व बना दिए हैं इन्होंने, तो टाइगर रिजर्व आ गया, प्रोजेक्ट राइनो आ गया। तो जो भी जीव जंतुओं को संभालने वाले इनिशिएटिव हैं उनका एक पिलर मानता हूं मैं। दूसरा पिलर एनवायरनमेंट की थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट जो एनसीईआरटी कवर करेगी कि कौन सा जीव जंतु क्या करता है, कहाँ मिलता है, वो वाला एक पिलर होता है। तीसरा मानव द्वारा किए गए जो पाप हैं, दैट इज पॉल्यूशन। जितने भी पॉल्यूशन हर साल आपको मैं बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ही आपको, एयर पॉल्यूशन तो मतलब उनका पक्का ही है जहां मिलना है। और चौथा पिलर है, अब इतने काम कर लिए गलत हमने तो उसको थोड़ा संभाल लो। तो ग्लोबल लीडर्स हाथ में हाथ रख के मिला लेते हैं हाथ कि चलो अब हम एक साथ हो जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बना के एक पिलर वो हो जाता है। और एक लास्ट पिलर कुछ मिसलेनियस का मैं रखता हूँ, जिसमें कुछ एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट एक्ट हैं, ये वाले एक्ट्स वगैरह हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसे 4 से 5 पिलर आप डिवाइड कर सकते हो एनवायरनमेंट को पहले स्टेज में। अब इसकी खास बात है, सब नहीं हो रहा है तो आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पहले ही आप ये भी कर लोगे तो मैक्सिमम आपके 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। तो कई बार हम पूरे सब्जेक्ट को देख के सर घबरा जाते हैं, तो डिवाइड कर लो कि चलो मैं पहले एक एक पिलर ही कर लूं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जनरली मैं तो प्लस में सर ऐसे ही कराता हूँ Yes. कि मान लो एक पिलर नहीं भी बन रहा हो, किसी को कठिन भी लग रहा हो, तो चांसेस तो हो। तो वही चीज आप यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स थे, तो इसके अंदर कुछ बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ नेशनल पार्क के ही क्वेश्चन आते हैं, ये गलती करते हैं हम लोग। इसमें जो रामसर साइट वेटलैंड्स भी हैं वो भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। आफ्टर ऑल हम स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं। तो जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क, टाइगर हैबिटेट के क्वेश्चन पहले भी पूछे थे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। और एक और है हाँ। सर इसके इसमें बाद में हाँ मैं जी। तो एक चीज बताना चाहूँ विद्यार्थियों को, क्या ये आजकल क्या करते हैं, ये जो व्लॉगर्स बने बैठे हैं कि देखो पिछले 3 साल में नहीं पूछा था, इसको अभी पढ़ना ही चाहिए। सर इस पे आप क्या कहेंगे। अब बस आगे आ रहा है सर, एक स्लाइड बताने वाला हूं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब जैसे आप देखेंगे तो जैसे ये वेटलैंड में बता रहा था, ये रामसर साइट का है, जी पर इसको हम क्या मिसलीड करते हैं बच्चों को कि ये तो नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं है। मैं सर कह रहा हूं कि ये रामसर साइट हम बनाए क्यों है, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, तो इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड। आपने अपना टॉपिक का दायरा छोटा रखा है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि नेशनल पार्क ही आता है, आप प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को इमेजिन करो, बहुत बड़ा कंजर्वेशन नेटवर्क है। सर दूसरी चीज आपको मैं एक चीज और इसमें बताऊंगा आगे जाके। हाँ अब देखना सर इसमें ये मैकॉक है, लॉयन टेल्ड मैकॉक, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। कई बार क्या होता है डायरेक्ट नेशनल पार्क ना पूछते हो, स्पीशीज के बारे में पूछ लेते हैं वो लोग। पर अब जैसे इबीस के बारे में पूछा था, गोल्डन मशीर के बारे में पूछा था, ये नाइट जार, ये सब जब हम कोई नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो सिर्फ मैं मैप में नहीं पढ़ाता हूँ, मैप के साथ वहां कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है वो भी पढ़ाता हूँ, तो वहां इनडायरेक्टली कवर हो जाते हैं। तो यदि हम देखें तो पिछले सालों में सब क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको इनडायरेक्टली। पर आपने जैसे वो पहली वाली स्लाइड में बताया कि 3 साल से आए ही नहीं कोई भी नेशनल पार्क, हाँ क्योंकि हम चश्मा कौन सा लगाए हुए थे, नेशनल पार्क वाला। पर जरा थोड़ा जूम करोगे तो नेशनल पार्क के अंदर निकलते तो यही वाली चीजें हैं। एब्सोल्युटली। तो इनको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ आएगी। तो थोड़ा ना ये मार्केट में जो सब चल रहा है मसाला, थोड़ा ध्यान से मतलब देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान से आपको अपना
सच पता होना चाहिए भैया, सीधी बात। बिल्कुल सर। और काफी ये सर स्पीच देखिए ना, ये फिर 2000 सिवेट, सांबर, डियर, ये सब आते ही हैं। ये मतलब नेशनल पार्क जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके बाद में अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बहुत दिनों से क्वेश्चन वो वाला नहीं आया, स्पीशीज का क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सी, इंडेंजर्ड कौन सा है, वल्नरेबल कौन सा है। कोई भरोसा नहीं यूपीएससी इसको फिर से दोबारा रिपीट करवा दे, तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना। अब उसके बाद में कंजर्वेशन टेक्निक्स वगैरह जो सब मैं बता रहा था कि इनडायरेक्टली या पोल्यूशन वाला जो एक टॉपिक है। सर नेक्स्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिएगा। हाँ, अब इन्होंने क्या किया, जैसे बायोरॉक टेक्नोलॉजी है मियावाकी, तो ये न्यूज़पेपर का सीधा काम है। इसमें जैसे सर जो मैगजीन बनाते हैं आर्टिकुलेट वाली, उसको भी आप पढ़ोगे तो महीने में 2-3 चीजें ऐसी निकलेंगी इन्वायरमेंट में, बस उस पर अपने को हाईलाइट रखना है। तो वो मैगजीन भी आप लोग पढ़ो, तो कम से कम इस तरह की चीजें आपको, अब देखो आपके दिमाग में आ गया ये कि यार कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा एग्जाम में पूछी जा रही है। अब जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, तो अपना ध्यान वहीं ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इस सेशन का आपको ये बेनिफिट भी लेना है कि क्या टॉपिक्स आते हैं एक्चुअल में। हालांकि ये अच्छा, फिर इधर देखो आप, हर बार ये लोग जो पोल्यूशन वाली जो कहानी है कि मतलब कोई इंडस्ट्री है तो उसका जो वेस्ट निकलता है, चाहे फ्लाई ऐश है, चाहे मान लो कार्बन निकाल रहा है, वो ब्लैक कार्बन निकल रहा है, तो उसमें से वेस्ट क्या क्या निकलता है, और एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, और उसमें से आपको बस चूज करना होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्री क्या पर क्या कर रही है। ये एक सर पिछले 3 से 4 सालों में एक टॉपिक निकल के आया बड़ा यूनिक का, बिहेवियर, कि इस बार इन्होंने जैसे ओरंगुटान्स के बारे में, हनी बीज के बारे में, इंडियन स्क्वेरल के बारे में पूछा था, पहले वो हेजहॉग के बारे में आ चुका है, आंट्स के बारे में आ चुका है, इंडियन एलिफेंट के बारे में पूछ लिया था कि लीडर कौन रहता है, इंडियन एलिफेंट का स्वभाव पूछ लिया था। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो आपके पास यदि समय हो, आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप भी अपने आप में रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे यूनिक बिहेवियर इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, नहीं तो टीचर तो आपको करा के देगा ही, वो एक चीज अलग हुई। लेकिन थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। खासकर तब जबकि मित्रों फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की भी साथ में वो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे सर, बिल्कुल पूछना ही है। अब ये जो पिलर की मैं बात कर रहा था कि प्रदूषण आने ही आना है, वो कहीं से प्रदूषण, मर्क्यूरी का पोल्यूशन पूछ लिया उनने। फिर उसे मालूम है, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर रहे हैं मोबाइल में, लेकिन मालूम ही नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं। अब पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो लगाया है, उसको भी लगाया है, क्योंकि रोज सुनता हूं मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि है ही नहीं उसमें। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीजें वो लोग जानकारी ले रहे होते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, घर के जितने भी सामान है अपने यहाँ, मान लीजिए एरोसॉल कैंस ले लिया हमने, या कोई परफ्यूम ले लिया, या कोई मैट्रेसेस है घर में, इनमें कौन से केमिकल यूज करते हैं, मैट्रेस जला दोगे तो कौन सा केमिकल रिलीज हो जाएगा। ये बेसिक जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पर ध्यान रखो, घर में ऐसी क्या चीजें हैं जो पोल्यूटेंट कर रही हैं जो हमें नहीं पता। ऐसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, आयरन वाले पूछ लेता है, वो कोल वाला पूछ लेता है, थर्मल पावर प्लांट के। अभी रिसेंटली जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासेस में, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का पढ़ रहे हैं कि अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, खूब ऊपर आ रही है, तो हो सकता है इसका पोल्यूशन, इसका इंपैक्ट पूछ ले यूपीएससी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें। सोर्सेज ऑफ बेंजीन पोल्यूशन, कोल ऐश, पता ही नहीं होता हमें बेंजीन की, भाई पेट्रोलियम में, गैसोलीन में भी बेंजीन की अवेलेबिलिटी देखी जाती है, और ये चीज कई बार किताब से सर नहीं हो पाती। इसलिए हमें, मुझे लगता है कि जरूरत पड़ती है कि कोई एक प्रॉपर एनालिसिस करके, पिछले 10-15 साल के एनालिसिस करके प्रॉपर ठीक से कोई पढ़ा दे, नहीं तो आधे टाइम तो हमें पता ही नहीं लगता एनवायरमेंट सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, किस दिशा में। और सर इसमें भी कुछ लोग क्या करें, अच्छा ये 5 पूछा तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ के जाऊंगा। हाँ, मतलब जो पीडीएफ मटेरियल भी बनता है तो अच्छा बेंजीन और बेंजीन वाला वो मैच हो जाएगा उसमें, उतना मैच हो जाएगा। तो फिर कि ये मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये अच्छा वाला है टॉपिक। और भी दिक्कत है आगे का क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, वो कौन करेगा, वो भी तो ध्यान रखना है। इट इज जस्ट लाइक शेयर मार्केट में अगर इन्फोसिस का शेयर 1100 का है तो इट मींस कि वो ऑलरेडी दुनिया उसको डिस्काउंट कर चुकी है कि उसकी इतना पोटेंशियल है। आप जो पे कर रहे हैं वो फ्यूचर में आएगा कि नहीं उसके बारे में पे करें, तुक्का उसका लगाना है। जी फिर सर। क्लाइमेट चेंज, ये अभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये दो तरह से निकलता है ये टॉपिक। एक तो करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ता है, हर साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है तो उसमें इनिशिएटिव्स ले लिए जाते हैं अलग अलग, तो उस इनिशिएटिव को पढ़ना। मैं एक बार इस बार के लिए मैं बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से इन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई भरोसा नहीं, उठा के पूछ लेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया के दृष्टिकोण से बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकले थे। उसी सेम ईयर में बायोडाइवर्सिटी का कन्वेंशन हुआ था, COP15, उसका भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़ के जरूर चले जाना, कोई भरोसा नहीं, यूपीएससी 2 साल पलटी मारी लेती है। जैसे अपन जो पीटी अफसर निकाल रहे हैं 730, तो वो यही थॉट पे निकाला है कि पुरानी चीजें दोबारा ना आ जाए, तो उसको छोड़ के नहीं जाना है, मैं आपको कह रहा हूँ फिर भी।
तो ये एक टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। न्यूज़पेपर में बस कुछ मत करो, पढ़ो तो ये ऐसी चीजें निकाला करो। कार्बन मार्केट क्या है, कार्बन कैप्चर क्या है, कोई फंड आया है क्या इसको करने के लिए, या किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया है क्या, उस इनिशिएटिव को बस मार्क करना है, किसके द्वारा आया है और क्या काम है, आपका आंसर सही हो जाएगा। पर आधे टाइम हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो हम फिर वो ढूंढ रहे होते हैं सर कि कहीं हमें जिस्ट मिल जाए। तो फिर सारे दिन का इमेजिन करो जिस्ट, वो जिस्ट ही जिस्ट है फिर तो। ये इसी के अंतर्गत आता है। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इनडायरेक्टली हम ये सब करंट क्लाइमेट चेंज वगैरह इनके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो ये दोनों पिलर लगभग एक जैसे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है 60 to 70% करंट अफेयर्स पिछले 2 साल पर डिपेंडेंट रहते हैं, और 20-30% जो पुरानी बहुत फेमस चीजें हैं उसके बारे में रिपीट हो सकती हैं जी। इसके बाद में 2-3 बातें जो अभी रिसेंटली आई हैं, जैसे इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की है, वो अपने को जानकारी होनी चाहिए। अब थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड आ रहा है, मतलब करंट अफेयर्स में आ जाएंगे एनवायरमेंट में। तो एक चीज अपने को ध्यान रखना है, कम्युनिटी रिजर्व और जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं वो कौन डिसाइड करता है। कॉम्बैट जब आप टेस्ट देते हो अनअकैडमी के, तो उसमें वो क्वेश्चन नॉर्मली इन्वायरमेंट के और ज्योग्राफी के मैं ही देखता हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा रहें, तो एक आइडिया लग जाएगा कि भाई जा कहाँ है। इस बार भी कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व का क्वेश्चन अपन ने दिया था, ताकि एटलीस्ट पता लगे कि भाई ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट में, इतना तो पता लग जाए। मतलब मुझसे आप कॉम्बेट का एक फायदा पूछोगे तो क्या है सर, तो मैं यही कहूंगा कि तुम्हें टॉपिक तो पता लग जाए कि भाई यहाँ से तो आता है। तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद में एग्रीकल्चर का एक सेंस, एग्रीकल्चर बड़ा डाइवर्स है सर, इकोनॉमी में भी हम देखते ही हैं। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि थोड़ी सस्टेनेबिलिटी के वाला जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, कोई टेक्निक है क्या, कोई भी ऐसी चीज है, उस पर आपको फोकस करना है। इसका सबका एकमात्र सॉल्यूशन मुझे लगता है थोड़ा करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर, ये और ये सिस्टमेटिक, ये सारी हाँ। चीजें ऐसी है कि कुछ तो बाकी जो एडवांस लेवल की किताबें आती है डाउन टू अर्थ या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से लेके अलग अलग, इसमें सर वो जो वीकली में ले रहा हूँ ना करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का, उसमें ये प्रयास रहता है कि पूरा इधर उधर से सब जगह से एक ही बार में पढ़ा दूं मैं हर हफ्ते का जो है। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ये बहुत था न्यूज में, इसलिए देखा भी है। सेम वही कहानी है सारी चीजें। और बाकी तो ये इशू बेस्ड क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से ही होंगे सवाल, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, मतलब जिस तरह से पॉलिटी इकोनॉमी का करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है, वैसा आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना ही पड़ेगा। 1-2 सवाल के ऊपर नहीं, कम से कम 4 से 5 सवाल मिलेंगे सर। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना है। ये टर्म्स भी जो है सर न्यूज़पेपर में ही आते हैं, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग जो ई वेस्ट के लिए हमने बनाया था, ई वेस्ट की नई पॉलिसीज जो आई हैं, ई वेस्ट के नए एक तरह से अलग अलग, इसमें जैसे एक टर्म निकल के आता है, कई बार न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं ईपीआर, ईपीआर पढ़ लिया छोड़ दिया, लेकिन बाद में पता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये आ जाता है और क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका संबंध किससे है, तो उस समय बोले कोविड चल रहा था तो एक काम करता हूँ बायोमेडिकल वेस्ट लगा देता हूँ, तो वो गलत हो गया, वो तो ई वेस्ट के साथ रखना है उसको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सर। तो मेरे हिसाब से जो है इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं हम लोग एज एन अकेडमी में, कि सभी लर्नर जब पढ़ें तो थोड़ा सारी चीजों को बेहतर उन्हें मिले। और बड़ी चीज ये है सर कि इतना तो आ गया, अब इससे मिलते जुलते और कितने टॉपिक करने चाहिए और कितना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बोलने को तो अब इतने 4 चीज पूछी तो 500 पेज की किताब भी पढ़ सकते हैं हाँ। इसी के बारे में, सही बट हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली रेलेवेंट, फिजिबल, अंडरस्टैंडेबल, जो क्योंकि कट ऑफ तो 200 आउट ऑफ 200 नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे टीचर से पढ़ें चीज़ों को, इट विल हेल्प यू। और इसमें भी ये नहीं चलो खरीद लो सर के, पूरी एक फ्री सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, जो हाँ, अनस्टॉपेबल मतलब चैनल। ऐसे नहीं कि कहीं भी उठ के कहीं से पढ़ ली, जब चीजें चल रही हैं तो उसका आप बेनिफिट लीजिए, मेरा मतलब ये है कहने का, गलत इधर उधर परेशान। क्योंकि क्या है आज के टाइम पे सर, मैं मतलब देख रहा हूँ कि बहुत आसान है कोरे पन्ने पे कुछ भी लिखना। बिल्कुल सर। हाँ, मतलब बहुत आसान है, बट उस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि, और यही काम आ जाता है अनुभव मेरे हिसाब से। उसी तरह ज्योग्राफी और मैप्स एंड प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में सर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है, जो 20-30 घंटे आप उसमें लगाइए तो एक बार में वो इन्वेस्टमेंट में काम हो जाए। बिल्कुल सर। रोज वो खड्डा खोद के पानी निकालना, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसमें भी जो रिपीटर्स हैं उनके लिए, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो अपने कोर्सेज जारी हैं, आरंभ बैच, फाउंडेशन बैच। रिपीटर्स के लिए भी हमारे नए कोर्स जो आ रहे हैं अभी, कि जहाँ पर कम घंटों के अंदर जो इंक्रीमेंटल नया चीज़ों को पढ़ना है उतना सिखाया जाए। स्टडी मटेरियल के रूप में काफ़ी आपको नई चीज़ें ट्रेंड के हिसाब से दी जाएंगी, चाहे पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स हो, एंशिएंट मिडाइवल का वैल्यू एडिशन पैक, इंडिया ईयर बुक, प्लेस इन न्यूज़, मैप्स और बाकी जनरल नॉलेज की और बुकलेट्स, ये सब भी हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं।
फ्रेश उसमें क्वेश्चन होंगे, एलाइड एग्जाम के भी टेस्ट relevant सीरीज question, भी हैं इसमें, सब कुछ। सारी चीजें हैं। टेस्ट सीरीज को भी आप इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप टेस्ट सीरीज और सेपरेट परचेज करना चाह रहे हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेना है आपको बेहतर क्वेश्चंस के साथ प्रीलिम्स और मेंस, तो वो आप ले सकते हैं। और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए, स्पेशली उन लर्नर्स को जिनको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ताकि आप एटलीस्ट, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, मान लीजिए आप बैच का हिस्सा बन गए हैं और आपने टाइम के हिसाब से बैच शेड्यूलिंग नहीं हो पा रही, तो आपके पास इतनी कम से कम बढ़िया व्यवस्था होती कि आप अपना खुद का शेड्यूल बनाओ, इंडिविजुअल टीचर के कोर्सेज जी पे जाओ, और एक दिन में मान लो कि आज सिर्फ आप ज्योग्राफी पढ़ना है तो 1-1.5 महीने ज्योग्राफी देख के एंड करो। सर का 2-2.5-3 महीने का कोर्स एक बार में आपको लगता है 1.5-2 महीने कंटिन्यू पढ़ के आप एंड करो, प्रतीक सर का आप कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, स्पेशली जो जॉब कर रहे हैं, कई बार बैच के शेड्यूलिंग नहीं बैठ पाती, जी सर। तो फिर मैं क्या कहूँगा, तो भाई पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने वाला है, तो वो फिर कहीं से भी पढ़ लेगा। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, और दिख रहा है, रिजल्ट दिए हैं अनअकैडमी ने, तो इस चीज का आप हमेशा भरोसा कर ही सकते हैं। उसी में भी सर जो एक चीज होती है कि स्टार टीचर या स्टार फैकल्टी, जो ऑफलाइन कुछ इंस्टीट्यूट है उसमें क्या, मान लीजिए उसकी 22 बैच चल रही है, तो जो स्टार टीचर 22 बैच में तो जाएगा नहीं, तो वो लोग अलग से क्या करेंगे कि जो एकदम अच्छा रैंक लाते हैं बच्चे, उनकी कोटा में अलग ऑल स्टार बैच बनती है, तो बेस्ट टीचर बेस्ट बच्चों को ही पढ़ाए। यहाँ ऐसा है कि हर एक बच्चा चाहे सब वो, समान है, सबको बेस्ट टीचर का फायदा मिलता है। ये जरूर। दैट इज द बेस्ट थिंग, और उसमें भी अप टू 50% ऑफ, उसकी भी सब डिस्काउंट कोड और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट ऑफ इट। और ये तो सिर्फ एक बात हुई, इसके बाद और भी हमारे इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस आ रहे हैं, तो देखिए। हाँ, इस प्लेलिस्ट को जरूर आप लोग सब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट की खास बात ये थी कि सारे सब्जेक्ट को इस तरह से डिकोड किया गया, क्या जा रहा है अपना, आधा घंटा जा रहा है मुश्किल से, बैठ के एक बार कम से कम इसको देख लेंगे आप, तो मेरे हिसाब से चीजें बहुत आसान हो जानी। तो इकोनॉमी आप लोगों ने देख लिया, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मैंने बता ही दिया है। जी सर। अब सर आपके साथ हिस्ट्री कल्चर प्रतीक सर आएंगे, और पता ही आपको, तो काफी जो है समय से आपने देखा ही है सर को, तो वो आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज देंगे। जी, तो प्लेलिस्ट को बिल्कुल आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हिस्ट्री आर्ट कल्चर के अंदर क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या है ट्रेंड, उसे समझते हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।